हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आपका पेपर आज बहुत बढ़िया गया होगा। पेपर 2 के लिए मैथ साइंस को लेकर हम आज डिस्कस एनालिसिस करेंगे और आप अपने आंसर मैच करा लीजिएगा कि आपने क्या किया है और आंसर एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2a इंटू ए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे बेटा और ऑप्शन की बात करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे अगर ऑप्शन देखो ए इंटू ए करेंगे तो ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तब भी 1 आ जाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। तो ए की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, सेटिस्फाई कराता हूँ ऑप्शन से, तो 2 गुणे क्या रखेंगे हम, 2 गुणे अगर 5 है और इसको 5 से गुणा करूंगा तो 25 के 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ए आ जाएगा और 5 दूना 10 और 2 12 आ जाएगा, मतलब 125 आ गया। मतलब कहने का है कि बी की वैल्यू क्या है, 1 है और ए की वैल्यू क्या है, 5 है। वो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a माइनस बी बराबर 11/5 और ए बी बराबर 3/4 है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको a प्लस बी पे फोकस करना है। तो हम यहां क्या कहेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए और प्लस का 4ab लिख दीजिए। आप कहेंगे यस सर। यहाँ पे तो a माइनस बी दे रखा है कितना, 11/5। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 121 और ये 5 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू और 3/4 रखेंगे। चलो लिख देता हूं 3/4। तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 25 बनेगा। ठीक है ना। तो 25 या 75 हो जाएगा, 121 और 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 196/25 करेंगे तो आप यहां देखिएगा कि a प्लस बी कितना आएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर 14/5 आ जाएगा। 14/5 का मतलब है 5 दूना 10, 4 14, 2 सही 4/5। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 30 में क्या आया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर क्रैम में छोड़ देना चाहिए था, मतलब बाद में करना चाहिए था। अगर जो बच्चे इस सवाल में फंस गए होंगे तो काफी टाइम ले लिया होगा। एग्जाम में तो यही चीजें भी जानना जरूरी होता है कि कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो इस सवाल में टाइम लगा होगा। सवाल तो बन गया होगा पर टाइम लगा होगा। जैसे क्या कह रहा है कि 5 2x माइनस 4y प्लस 6 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो मैं जगह लेकर बनाता हूं, चलो ऊपर से बनाता हूं मैं। तो देखिए मेरे ध्यान से, पहले यहां पे मैं हाँ ये जगह ले लेता हूं, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि जगह कम थी तो 5 2x माइनस 4y प्लस 6 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy लिखा है। ठीक है ना। आप यहां पे देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो मुझे पता है कि 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 4y का होल स्क्वायर माइनस 16, मतलब कि 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं देखो यहां से लगाना शुरू करूंगा। तो मैंने कहा 5 और ये लिखा है क्या, 2x माइनस 4y। ये लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्लस 6, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर और माइनस का 6 करूंगा। पूछा है कि एक फैक्टर क्या होगा, तो सॉल्व करना होगा। तो मैं यहां पे कहूंगा कि इसको अगर मैं 2x माइनस 4y को मैं यू मान लूं। हमने कहा हम यहीं पे मानेंगे क्या कि 2x माइनस 4y को अगर आप यू मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5u प्लस 6u स्क्वायर माइनस 6। ठीक है ना। जब ये माइनस 6 हो गया तो आप ये क्या करेंगे, इसको हम 5u प्लस 6 स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख 6 स्क्वायर प्लस 5u माइनस 6। ठीक है ना। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो। आप 6 चौक 36 है माइनस 36, 9 चौक 36 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि 6u स्क्वायर तो है ही, इसको लिख सकते हैं प्लस का 9u और 9 चौक 36 माइनस 4u माइनस 6। यही लेंदी था, यही चीज सोचना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉमन है तो 3u कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2u बच जाएगा और प्लस कितना बचेगा बेटा, तो 3 बच जाएगा। आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2u बच जाएगा और प्लस 3 आएगा। तो आप देखिए 2u प्लस 3 यहां मिला, 2u प्लस 3 यहां मिला और यहां एक ब्रैकेट में क्या मिला, 3u माइनस 2। तो आप देखिए कि 2u प्लस 3 और आप क्या करेंगे कि 3u माइनस 2
अब आप u की वैल्यू उठा के यहां पुट करो, देखिए कहां से मैच करता है, ठीक है ना। तो 2 और u की वैल्यू क्या लिखा है मैंने, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y, तो आप लिख दीजिए 2x माइनस 4y, है ना, और प्लस का 3, एक ब्रैकेट में ये है। चलो अच्छा, इसी को सॉल्व करूंगा, देखिए मैच कर जाता है कि नहीं। तो मैं कहूंगा 2 2 जा 4x माइनस 8y प्लस 3 है क्या, 4x माइनस 8y प्लस 3। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, इतनी चीज आपको आनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तो आपका आंसर यहां पे क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। ज्यादातर बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। हाँ ठीक है, कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपये में खरीदता है और इस पर 25 रुपये मूल्य अंकित करता है और इस पंखे को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और साथ ही नगद भुगतान पर 250 की अतिरिक्त छूट भी देता है। तो यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान कर खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ होगा। मतलब कहने का बहुत आसान सवाल था, ये सवाल बहुत आसान था। जैसे वस्तु की सीपी कितनी थी, तो आप कहेंगे 1500 रुपये का पंखा था, लेकिन उसने एमआरपी कितना लगा दिया बेटा। आप कुछ मत करिए, बस सिंपली लिखते चले जाइए 25, बेचा कितने का, तो आप कहेंगे कि 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 80% पे बेचा है। तो 20 चौक 80, क्या करेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 25 मतलब 500, इसका मतलब है उसने 2000 रुपए का बेचा। लेकिन क्या कहा कि अगर वो कह रहा है कि 1500 की चीज 2500 एमआरपी लगाया, कह रहा है 20% डिस्काउंट है, लेकिन अगर आप नगद पैसा देते हैं तो आपको 200 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। मतलब कहने का ये हो जाएगा कि आपका 250 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। कितने की, 250 की। तो इसका मतलब है कि अगर नगद कोई भुगतान कर रहा है तो वो वस्तु 1750 में बेच रहा है। 1500 रुपए की चीज 1750 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा कि 1500 पे उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 250 का। तो यहां पे निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 15 एकम 15, 2 जीरो कटेगा, है ना। तो अच्छा, बस आपसे यही पूछा, परसेंट पूछा ही नहीं, तो इसका मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे सर 250 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, आपसे पूछा है कि नगद भुगतान करें तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 250 रुपए, तब भी लाभ हुआ डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 में आंसर पता चल गया, दो है। ठीक, आगे देखते हैं। 36 की अगर बात करें तो कह रहा है कि जब संख्याओं को 4, 10, 12 और 24 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। समानुपात का मतलब हुआ कि जब अगर 4/10 लिखा है, वो ये कह रहा है कि बराबर 12/24 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। तो मुझे इतना पता है कि 3x + 1 का मान है, 3x + 1 का मान है। मैं ये जानता हूं, अगर 13 की बात करूंगा तो 3 गुणे 4 + 1 लिखूंगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मैं यहां पे जोड़ूंगा तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ये कितना होगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। मुझे पता है, तो बस आपका क्या हो गया कि 2 8 16 और 2 14 28। इसका मतलब आपका आंसर 1 इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन से ही सवाल को बना लेना था, आगे जाना नहीं था। नहीं बनता तो मैं इसको करता। ठीक है ना, क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए और मिलाइए आपका आंसर क्या था। देखिए यहां पे क्या कहा कि ये 3x - 30 और 2x + 20 को संपूरक सप्लीमेंट्री, मतलब दो कोणों का सम जब वो 180 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो 2x - 4 का मान पूछा है। इसका मतलब है कि 3x - 30 प्लस इन दोनों को जोड़ के बराबर किसके है, 180 डिग्री के है। ठीक है ना, चलो अलग लिख देता हूं मैं। तो यहां पे कह रहा है कि 3x - 30 प्लस 2x प्लस 20 डिग्री जो है ना, वो बराबर किसके है, तो आप कहेंगे कि 180 के। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x। कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और 30 10 उधर होगा तो मतलब -10 बचेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 190 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 5 3 15 4 और 5 8 40, 5 8 40, तो 38 आ गया। तो आप यहां पे आपसे पूछा क्या है मान, 38 दूना 74, सॉरी 38 दूना 76, 38 दूना 76 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, तो जोड़ना घटाना था, बाकी इस सवाल में कुछ करना था। ये आसान सवाल था। अभी तक एक सवाल बढ़िया हम लोगों को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी और क्यू क्रमशः 30, 50 हैं। यदि कोणों पी और क्यू को समद्विभाजक एक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो 2POQ - 10 का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल भी है। अगर इसको नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपसे ये कह रहा है कि P और Q 30 और 50 हैं, तो अगर मैं कह दूं कि ये P है ये Q है, तो ये क्या आपका आ जाएगा, R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, अगर P और Q ये कितना है, 30 है, ये कितना है बेटा, ये 50 है। ठीक है, और ध्यान समझना, तो 30 50 है तो ये कितना बनेगा, ये 100 बन जाएगा। कह रहा P और Q के समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक पॉइंट ओ मिल रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपसे पूछा क्या है कि POQ, आप अगर POQ निकाल लो ये वाला एंगल तो आपका बात बन जाएगी। तो ये वाला एंगल जब निकालेंगे, चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं कहूंगा कि एंगल POQ बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, मतलब R हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल R। तो 90 और प्लस कितना बनेगा, 50, 100 का आधा 50, तो 9 5 14 कितना बन जाएगा, 140 डिग्री। इसका मतलब है कि ये आपको मिल गया 144, तो 140 गुणे 2 280, 280 डिग्री माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 270 डिग्री आएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना समय लगा होगा इस सवाल को करने में, ज़्यादा 20 सेकंड लगा होगा। ठीक है ना, अब हम तो आपको समझाया तो इसको बनाया, अदरवाइज बनाते ही ना सवाल पढ़ते समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन कैन नॉट फॉर्म साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है ना, राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्न मापनों में से किसमें एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। तो नहीं के लिए पूछा है, तो आप जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है उनका जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये तो है, ये तो है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36, और इसको क्या लिखूंगा, 25 और 4 पंचे 20, तो 20.25, मतलब कि 30 36 20 56, 56 क्या है, 25 है। ठीक है ना, इसको अगर करूंगा तो 25 हो जाएगा और 7 8 56, तो बिल्कुल ये भी आपका ट्रिपलेट बनेगा, है ना, ट्रिपलेट बनेगा। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर उसके कर्ण के वर्ग बराबर होगा। ये नहीं बनेगा, 8 16 12 कभी बन नहीं सकता। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। आगे नहीं जाऊंगा, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं थी, हालांकि मैंने तो यहाँ पे आपको बताया, पर आप क्या करते ना बेटा, ऐसे देखते हुए चले जाते। तो पहला ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा था कि ये मतलब आपका आंसर यही नहीं बन सकता, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस अक्षर के घूर्णन सममिति नहीं है। घूर्णन सममिति नहीं है मतलब कहता है कि अगर उसको घुमा दिया जाए तो हर एंगल से समान दिखाई पड़े। इसका मतलब है ई आपको समान दिखाई नहीं पड़ेगा, एन एच और ओ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर आएगा, क्या सेकंड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 40 का ई आ जाएगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज P, एक मिनट, हाँ, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। OP x प्लस वाई और OQ कट गया है क्या, OQ आई थिंक 20 है, तो OR 16 है और OS y प्लस 7 है, तो 7x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो बहुत आसान सवाल है, पर प्रॉपर्टी आपको पता होती तो आप सवाल तुरंत कर पाते। कैसे, क्योंकि किसी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में कट करते हैं। अगर मैं यहीं पे समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दूं, देखो अगर ये बात आपको पता होती तो सवाल आपसे सेकंडों में बना होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर मैं कह दूं कि P है, ये क्या है, ये Q है, ये क्या है, ये R है, और ये क्या है, ये S है। ठीक है ना, O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो OP क्या है, x प्लस वाई है, ये आई थिंक 20 है, 20 है। OR कितना है, OR 16 है भाई। OQ कितना है, OQ 20 है, ये 20 है हमारा, ये क्या है बेटा, 20 है। ठीक है ना, तो यहां पे थोड़ा हम सही करेंगे इसको, ये 20 है। OR क्या है, OR ये है, ये 16 बता रहा है। और OS जो है, OS y प्लस 7 है। और आपको पता है क्या कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर किसके, 16 के, और y माइनस 7 बराबर 20 के। तो बस यहीं पे आपका आंसर निकाल लेंगे। हम कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर 16 के, देखो अगर 20 है तो, ठीक है ना, और y माइनस 7, इधर देखिए y माइनस 7 दिख रहा है,
y माइनस 7 बराबर किसके बेटा 20 के, तो ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, सही लिखा है मैंने, ठीक है। OS जो है OS y प्लस 7 है बेटा, y प्लस 7 है तो y क्या हो जाएगा, ये 13 आ जाएगी। यहाँ पे 13 करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x ये 16 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब x और y आपने फाइंड कर लिया। तो आपसे पूछा क्या है 7, तो x की वैल्यू इतना है तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस y की वैल्यू क्या आया 13 है, तो कितना हो जाएगा 13 8 क्या होता है 21 होता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कहने का कि ये इस क्वेश्चन में भी आपको फिगर बनाते ही सवाल आपका निकल जाता, बहुत हार्ड नहीं था। अब तक मुझे एक सवाल टफ लगा है, ठीक है, मतलब टफ का मतलब टाइम टेकिंग सवाल था, वो इतनी आसानी से नहीं बन पाता। इस सवाल की तरफ आते हैं। उसने क्या कहा है कि किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 और 128 सेंटीमीटर है, यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अरे भाई मैं ये कहूंगा कि जो समलंब के चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल है ना, तो सम ऑफ जो मतलब कि पैरेलल साइड है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक, या ऐसा लिख दूं मैं अगर कोई समांतर चतुर्भुज ट्रिपोजियम है, समलंब चतुर्भुज है, तो अगर मैं कह दूं इसको बेटा ए और ये बी है, मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है ना, तो ये और ए और बी है, तो आपसे यही कहेगा कि ए प्लस बी इंटू क्या होता है एच होता है, और ये बराबर क्या दे रखा है 128 के दे रखा है, ठीक है ना। 1/2 ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उसने कहा कि असमांतर भुजाओं की, कहाँ गए भाई, असमांतर भुजाओं का योग 20 है, तो आप ये जानते हैं कि अगर इनका और इनका योग 20 है, सॉरी इनका और इनका योग 20 है, टोटल कितना है 52 है। तो देखो अगर मैं इसको x कह दूं, इसको y कह दूं, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 20 दे रखा है, ठीक है, ये 20 है, तो a प्लस बी 20 a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा 52 के, यही तो था। तो a प्लस बी आप आराम से निकाल पाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, बस यही 32 रख दो, तो कितना बनेगा आपका दो, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 32, तो 2 16 32 और 16 8 128 होता है, तो h की वैल्यू कितना आ गई 8 आ गई। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इस भी सवाल में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। आगे चलते हैं। जरा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, जो बच्चे उनका पेपर भी कल है वो सावधानी पूर्वक देख ले, जिससे ऐसे सवालों को छोटी छोटी गलतियां ना करें, ठीक है ना। इसीलिए हम बस ये नहीं कर रहे हैं ABCD, अच्छे सवाल को आपको करा रहे हैं, या कंसेप्ट भी आप सीख के चले जाएं, ठीक है ना, कल के लिए आपका काम आ जाए। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 6 है, और किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बिल्कुल ओरल सवाल था, 30 सेकेंड आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आयताकार खेत है, मैं कहाँ बनाऊं भाई, चलो ठीक है यहां बना देता हूं, ये आयताकार खेत है, तो चूंकि उसने आपसे क्या कहा खेत का क्षेत्रफल, आप अगर मैं कह दूं लंबाई L है चौड़ाई B है, तो उनका जो क्षेत्रफल LB की वैल्यू कितना दे रखा है 48 दे रखा है, और फिर ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा की लंबाई 6, अगर मैं इसको 6 मान लूं तो इसका मतलब ये क्या है 8 है, ठीक है ना, तो ये 8 है और ये 6 है, मिल गया मुझे। किसी व्यक्ति को, अब इसका विकर्ण क्या होगा आप मुझे बताओ, विकर्ण क्या होगा, तो 10 होगा, विकर्ण क्या होगा 10 होगा, वो भी मीटर में आएगा, क्या आएगा मीटर में आएगा, तो 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब कि एक 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर जाती है 1 मिनट में, है ना, 60 सेकंड में 20 मिनट, तो 10 मीटर जाने में कितना आधा टाइम लगेगा, इसका मतलब 30 सेकंड का समय लगेगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यही तो मैं कह रहा था कि सवाल ये भी आसान है, कल के लिए बहुत काम आएगा, इसलिए अच्छे से पूरी क्लास देख के जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप हवा में देख लीजिएगा, बहुत लोग ऐसे ही करा रहे होंगे, मैं इसलिए पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूँ कि पूरी क्लास की तरह, कल के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि भुजाओं 8, 6 और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं को ठोस को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया गया है, ठीक है ना, प्रकार बने नए घन की भुजा क्या होगी। अरे भाई मुझे इतना पता है कि 8 है 64 है 512, एक घन है उसका आयतन ये हुआ, 6 6 36 छक्का 216 हो गया, 200 कितना बनेगा बेटा 216 हो जाएगा, और इसको मैं करूंगा 10 धाम 100 धाम 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, 1507 और कितना हो जाएगा 28, मतलब कहूंगा कि 17 28 बनेगा। तो मैं कहूंगा कि तीसरा जो बनेगा बड़ा वाला घन ए क्यू हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना आएगी, आप ये जानते हैं कि ए की वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 12 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है कि पिघलाकर एक अकेला ठोस बनाएगा, तो अकेले ठोस का आयतन कितना बनेगा, ये बन जाएगा, प्रकार नए घन की भुजा क्या होगी 12 होगी। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस में
बार बार कराया है, अलग से क्लास भी लिया था, मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन आएगा। प्रेक्षणों 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 45, 28 और 56 के माध्यक था। बहुलक का माध्य क्या होगा? बहुलक का माध्य क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान से, आप मीडियन निकालिए। क्या निकालिए बेटा? आप मीडियन निकालिए और मोड निकालिए। मीडियन और मोड को डिवाइड बाई क्या 2 कर दीजिए। तो आपसे यही पूछा है, ये इसका मतलब यही मीन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, आप तो सबसे पहले ये देख लो कौन सा नंबर किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि 56 यहाँ पे आया है और 56 यहाँ पे आया है, तो आपका मोड जो होगा वो कितना बनेगा? वो 56 आएगा। मीडियन देखना है, टर्म पहले गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। तो इसका मतलब है कि पांचवा और छठा टर्म बनेगा, 10 टर्म है ना। तो आप सीरियल से लिखते चले जाइए। सीरियल से अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहला नंबर पे कौन रहेगा? 20, ठीक है ना। और 20 के बाद फिर 26 फिर 28। तो मैं ऐसे लिखूंगा 20 26 28, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 20 26 28 के बाद फिर क्या आएगा? 30 आ जाएगा। 30 आगे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि पांचवा और छठा टर्म कौन सा? पांचवा और छठे टर्म के, तो मुझे 4 लिख लिया। पांचवा टर्म क्या बनेगा जरा देखो, तो आप कहेंगे सर पांचवा टर्म जो होगा वो 45 बनेगा। कितना हो जाएगा? 45। ये तो पांचवा टर्म है। और छठा टर्म जो होगा 45 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। आप कुछ मत करो, इन्हीं दोनों को जोड़ लो। अरे भाई सीधी बात है, जब उधर से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उधर से करो ये पांचवा होगा, 5 5 10, तो पांचवा छठे टर्म का सम होगा, चाहे 10 करो या 10 करो। 50 50 100 बनेगा। और 100 डिवाइड बाई क्या करोगे? 2 कर दोगे तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बन गया मीडियन? 50 आ गया। तो आप क्या करो यहाँ पे 50 कर दो। 50 और 56 कितना बनेगा? 106 आ जाएगा। 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। सो ऑप्शन 53 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 53 आपका आंसर आ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया, कल के लिए मैं बता देता हूं। अगर 55 आपने लिख दिया, देखिए 55 कर दिया, तो 55 के बाद क्या आएगा? फिर आप कहेंगे सर 56 कितनी बार है? 2 बार है। तो 56 56 2 बार लिख दो। 56 और 56, कल के लिए बता रहा हूं ये मैं आगे, ठीक है ना। 56 56, ये 45 मेरा हो गया। फिर 60 और 61 रहेगा। 60 और 61। तो आप मेरे को बताइए क्या 10 टर्म होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2, आप इधर से 1 2 1 2 1 2, क्या बचा है? यही तो बचा है। इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 किया है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं आपको बताया। कल आप ये मत करिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें बेटा, क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक 10 या एक लाल बादशाह टोटल मिला के कितने बनेंगे? 6। और टोटल कितनी हो जाएगी? 52। तो क्या बनेगा बेटा? 52, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम अपान टोटल आउटकम, तो 6। तो 2 तिहाई 6 और 2 26 क्या हो जाएगा? 52 आ जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगता है इस सवाल को करने में, अगर आप पहले से पढ़ रखें तो, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123, सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा मुझसे? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। तो मुझे पता है कि ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन मुझे देखने में क्या अच्छा लग रहा है? 80 से भाग करूंगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 बार करेंगे 16 160 आ जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 20 चौक 80, 7 आ जाएगा, 2 छंग 12। और क्या बड़ी से बड़ी पूछा है, तो बड़ी से बड़ी में इससे भी बचेगा, लेकिन इससे फोकस हम नहीं करेंगे। 40 पे आएंगे, तो 40 दूना 80, 4 3 12, ये आ जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। पेन चलाना पड़ा क्या? नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 0.4 पे बार लगा है, ठीक है ना। 0.4 पे बार लगा, प्लस 0.6 का मान क्या? प्लस 0.6 का बार लगा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 4/9 प्लस 6/9, ठीक। तो आप कहेंगे तो 6 4 10, तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 9। तो 9 1 कम 9 1, 10/9 हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बस एक क्वेश्चन को छोड़कर किसी क्वेश्चन में टाइम टेकिंग नहीं था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ना, अब आपको भिन्न आना चाहिए। बड़ी छोटी क्या है? अगर नहीं है तो देखो कैसे। सबसे बड़ा यही है, तो सबसे बड़ा तो मुझे मिल गया 7 एकम 7 2, 9/7 हो गया। उसने सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर मुझसे पूछा है। तो अगर सबसे छोटी की बात करेंगे तो ये आधे से ज्यादा है ना। और ये आधे से थोड़ा ज्यादा है, और ये भी थोड़ा आधे से ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? 20 23 60% आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे निकालेंगे। या यहाँ पे अगर मैं 100 से 14 14 छक 84, सॉरी 14 को 56 हो जाएगा।
16 छक्का 6 9 छक 54 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर ये वाला है। तो 9/16 अंतर पूछा है बेटा मुझसे, 9/16। तो मैं कहूँगा 16 144 माइनस 7 9 कितना 63 बटे क्या हो जाएगा 16 7 112, क्या हो जाएगा 16 7 112, ठीक है ना। यहाँ पे 14 में 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 81/112 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, देखने से पता चल रहा था। आप मैं कैसे आपको मैंने सिखाया, या तो आप क्या करते कि 7 से इसको भाग करो, 7 बचे 35 मतलब 0.5 और कितना बचेगा 5, फिर 50 हो जाएगा, 7 से 49 0.57 आ गया, 2 डिजिट तक जाओ। यहाँ पे 16 पंचे 80 10 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96 0.56 होगा। तो छोटा यही तो हुआ, ये तो ऑलरेडी बड़ा था। तो इन दोनों में मुझे क्या करना था, तुलना करनी थी और कुछ करना नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आगे सवाल पे आते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन की बात करें, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये सवाल हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। आप देखिए इस सवाल में क्या पूछा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर इस पे मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था, कॉमन नंबर मिलेगा। किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक, मान लीजिए कोई संख्या है, इसे यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने लिख दिया 5, ठीक है। क्या पूछा है, का उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर कर दूं, ये संख्या कितनी थी 5 थी, तो कितना हो जाएगा 25। तो वही संख्या मिली ना, नहीं मिली। कह रहा है कौन नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो पाएगा, 36 में भी नहीं हो पाएगा, 81 में भी नहीं हो पाएगा, तो 4 में हो जाएगा। जैसे 4 लिखा था, मान लीजिए 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16। जो संख्या का वर्ग किया, पहले संख्या कितनी थी 4 थी, इससे जो उसका वर्ग किया तो कितना गया 16 आ गया। उसका इकाई अंक 2 अधिक है ना, इसलिए यहां पे बेटा ये क्वेश्चन कैसा है, गलत हो गया है, ठीक है ना। यहां पे होना चाहिए था कौन सा अंक हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4, और 4 ही आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो आपको कॉमन नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। हालांकि बच्चों ने टाइम वेस्ट किया होगा इसको सोचने में, ठीक है ना। पेपर में गलत क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। खैर आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझो। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों का आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखो फोकस किस पे करना है, कि नहीं पे करना है, नहीं होना चाहिए। गणितीय तथ्यों का कारण देना, मतलब कारण तो देना पता ही, जैसे हम कारण नहीं बताएंगे तो हम कैसे अपने आप में इंप्रूव करेंगे। फिर कह रहा है कि गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। प्रत्यास्मरण का से क्या आप समझते हैं, आप समझिए। प्रत्यास्मरण का मतलब है कि रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स टर्म, मतलब बार बार याद कराओ उसको, बिल्कुल गलत है। तो कह रहा है कि आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यही वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 51 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। ये फैक्ट पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महावीर। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने रामानुजन और आर्यभट्ट लगाया होगा। पेपर सेटर ने भी जानबूझ के इसलिए सवाल दिया है। खैर क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो कहीं कुछ अलग से नहीं पूछा है तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखो कि जब दशमलव संख्याओं 1.5, 0.23, 1.6, 0.034, ठीक है ना, 1.13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी ने इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 0.23, 0.034, 0.1 मतलब 1.5, 1.6, 1.13 गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि सबसे आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले इसको लगाना चाहिए था। लेकिन उसने अब आपसे ये पूछा है कि विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि विद्यार्थी ने दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में, चूंकि आरोही लगाना था, व्यवस्थित करके असावधानी एक त्रुटि की है। नहीं, सबसे उपयुक्त ये नहीं है, ऐसा नहीं सोच किया। हालांकि आरोही लगाना था। शिक्षिका को विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियमों को प्रत्यास्मरण कभी नहीं होता, जहां पे आ जाए ये गलत हो जाता, आगे कुछ सोचने की पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मापने की एक भ्रांति विकसित हो गई जिसे दशमलव भाग में अधिक अंक हो। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को यह लगा कि जिस संख्या में नंबर ज्यादा है वो नंबर बड़ा है, इसलिए उसने देखो ऐसे करते हुए वो चला गया। सो ऑप्शन आपका यहां कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 53 में बेटा आपका आंसर बनेगा कि विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मापने की एक भ्रांति विकसित हो गई जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूंगा बेटा, तो यहां क्या कह रहा है कि एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा।
फिर पूछा कि इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न आकृतियां बना सकते हो, सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी, इस क्रियाकलाप का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है। देखिए क्या पूछा है, सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य पूछा है ना। तो आप ये बताइए कि जब बच्चे से आपने, टीचर ने पूछा कि एक एक इकाई वाली वर्ग आप काटिए, तो क्या इसका मतलब है सृजनात्मक, मतलब क्रिएटिव, और जो उसका जो एम था, मतलब टीचर का जो एम था, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल स्किल, है ना। ये तो सही बात है, बच्चों के क्षेत्रफल और परिमाप के निगम का आकलन कराना सही है। लेकिन यदि याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना बिल्कुल गलत है। बच्चों को सामूहिक कार्य में संलग्न करना, यस हो सकता है। सबसे कम जो है उपयुक्त जो होगा आपका आंसर, उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना, सूत्र की बात नहीं है। तो यहां पे आपका पूछा गया आंसर सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए कौन सा आंसर होगा आपका, 53rd हो जाएगा, मतलब 54 के लिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि एक बच्चा एक समीकरण x + 7 = 15 का हल इस प्रकार करता है कि x + 7 - 7 = 15, x = 15 है, ठीक है ना। उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति है। मतलब एक बच्चा है, जब लिखा गया x + 7 = 15, तो उसने क्या किया, यहाँ पे -7 कर दिया, 15 लिख दिया। यहाँ पे उसको ये पता चला कि 0 हो गया। उसके अंदर क्या, उसको उपचार, मतलब इसकी जो समस्या है इसको हल करने के लिए टीचर क्या करेगा, मतलब उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति क्या है। तो आप क्या कहेंगे, बच्चे को सवाल सरल भाषा में समझाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ऐसा नहीं है, वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करेंगे। सैंपल पर उसी समीकरण को हल करने के लिए बच्चे से कहेंगे। अरे भाई, जब पहले ही गलत कर दिया तो बाद में भी गलत ही करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। बच्चे को समीकरण हल करने के लिए बहुत सारे सवाल देंगे, बिल्कुल गलत। आप बच्चे को वैकल्पिक विधि का उपयोग करिए, मतलब कि आप और भी उसको ऑप्शन के तौर पे समझाइए, मतलब वैकल्पिक। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा बन जाए, सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, आस्क द चाइल्ड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल गलत है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड, यस। कोई दूसरा मेथड हो, कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का एक दूसरा कंसेप्ट हो, उसे करके क्या करें, उसे हम एक्सप्लेन करें। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अगर हम 55 की बात करें बेटा, तो क्या होगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणित के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों में कौन से महत्वपूर्ण कौशल, देखिए कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए। तो आप देखिए, संबंधों में पैटर्न खोजना, यस। एनसीएफ ने कहा है कि जब कोई संबंधों में पैटर्न खोजना, बीजगणितीय समसंख्याओं को याद करना, ये तो कभी नहीं कहा कि आप याद करिए, कभी कहा ही नहीं उसने। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, जहां सी हो गलत काट दो, ये एलिमिनेशन तरीका है, जहां सी हो गलत काट दो। आप डी पे आइए, बीजगणितीय संकेतनों को लिखने का गहन अभ्यास करना, यस। तो आपका क्या हो जाए, बीजगणितीय संख्याओं को याद करना, यहाँ पे, अरे सी नहीं, जहां बी हो वहां बेटा काट दो। याद करने क्या करेंगे, जहां जहां बी हो वहां काट दो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो हमें बचा कौन, ए और सी बच गया। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मतलब कहने का है कि आप और भी आगे वाले पेपर में ऐसा एनालिसिस अप्लाई करेंगे, ये एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। हमने क्या किया कि महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए, संबंधों में पैटर्न खोजना, ठीक है, बीजगणितीय समसंख्याओं को याद करना, ये नहीं होना चाहिए याद करने। अब मैंने कहा कि ऑप्शन जहां बी होगा वो गलत होगा, तो बी यहाँ ये गलत, बी यहाँ भी ये गलत, बी यहाँ भी ये गलत, तो मैंने कहा यहाँ नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक ही बचाइए, ठीक है ना। संख्याओं के मध्य संबंध देखना, सही है। यहां भी कह रहा है गहन अभ्यास करना, लिखने का गहन अभ्यास करना, बिल्कुल ऐसा आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 57, कक्षा 7 में आकृतियां पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई, निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। मतलब ऐसा उसने क्यों किया टीचर ने, कि एक मतलब आकृतियां पढ़ाई बहुत सारी, फिर उसने क्या किया, एक टूर निकाल दिया है, और कैसा टूर था, ऐतिहासिक स्थानों का, ठीक है ना। तो शिक्षिका ने अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, और इसलिए मजे के लिए ना, मजे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, टीचर क्यों करेगा मजे के लिए। आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है, हालांकि हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या है वो हमें ध्यान देना है कि एक अभिन्न अंग है, और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों में संबंध को बढ़ाती हैं, यस।
जैसे आपने कुछ सीखा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और बाहर निकलेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो आप उससे चीज़ों को सीख पाएंगे। आगे क्या कह रहा है, ये गणित की कक्षा के नियमित शिक्षण में विराम होगा और बिना विद्यार्थियों, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बच्चों को घूमना टहलना भी, घूमने से भी मतलब सोशल समाज से भी वो सीखते हैं। क्षेत्र यात्राएं सीबीएसई की सिफाई से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं 58 पे, कह रहा है गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा बेलन के कितने किनारे होते हैं। विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को चाहिए कि वह बेलन के कितने किनारे, तो अब उमा को क्या चाहिए कि बच्चे के साथ कैसे उसको सिखाए कितने किनारे होते हैं। सही उत्तर के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा करें, बिल्कुल उत्तर ही नहीं सही है तो प्रशंसा कहाँ करेंगे। बेलन की आकृति श्यामपट्ट पर बनाएं और उसे किनारे दर्शाएं, बिल्कुल ये 3D है, वहां बच्चा समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थी के हाथों में बेलन दें और प्रश्न दोबारा पूछे, यस, अगर उसके हाथ में रहेगा तो वो जान जाएगा अब कितने किनारे हैं। और विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंडित करें, दंड तो आप दे ही नहीं सकते, 4 हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है कि एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि एक बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनी निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में या क्रियाकलाप कराने का एक उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई है, मतलब कहने का ये है कि एक वर्गाकार ग्रिड पर ऐसे है मान लीजिए, और इस पर कुछ आकृतियां बनी हुई है ऐसे, ठीक है ना। ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनाओ, मतलब हाँ ऐसा कुछ लिखा है आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में या क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य नहीं होगा। क्या नहीं उद्देश्य, भिन्नों के अनुप्रयोगों का अभ्यास प्रदान करने के लिए, यस ठीक है। यहाँ से क्योंकि वर्ग है तो मान लीजिए फिगर बना है तो वहां से डिफरेंट चीजें पहचान पाएगा। अंग्रेज और ज्यामिति को एकीकृत करने के अवसर प्रदान करने के लिए, यस, ये फिर नंबर लिख दे तो आपका क्या हो जाएगा, ज्यामिति हो जाएगा और अंगणित हो जाएगा, ये तो बस सही है। सर्वांग समता और समानता की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए, नहीं, सर्वांग समता और समानता के लिए 2 फिगर होना चाहिए। उसने कहा एक शिक्षक बच्चों के एक वर्गाकार, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उद्देश्य नहीं होगा, तो आपका आंसर ये वाला बनेगा। आगे एक पढ़ लेता हूँ, एक और है, विभिन्न परिस्थितियों में अनुपात और समानुपात की अवधारणा को लागू करने के लिए, यस, यहाँ से आप अनुपात और समानुपात भी देख सकते हैं। तो आपका सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 59 का 3rd आंसर हो जाएगा, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। आप किसी वर्गाकार आकृति में अगर एक इमेज बनी हुई है तो वहां से कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी नहीं बता सकते हैं, बल्कि 2 फिगर बनाएंगे तब आप दोनों में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3rd होगा, ठीक है। आगे आते हैं और मेरा लास्ट आंसर ये, गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा देते हैं। मतलब कहने का क्लोज इंडेड क्वेश्चन इज मैथमेटिकल डू नॉट प्रमोट, कौन प्रमोट नहीं करता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो प्रमोट नहीं करता है, ठीक है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो प्रमोट नहीं करता। तो अब बताओ मेरा आंसर कौन सा होगा। इसका मतलब है कह रहा है कि किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं, गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले हैं ना जो बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, हमारा बी जहां ऑप्शन होगा वो गलत होगा, ठीक है ना। तो बी यहां भी है, बी यहां भी, बी यहां भी है, तो हम आ जाएंगे, हम कहेंगे देखिए ये एलिमिनेशन मेथड है, बहुत बेहतरीन मेथड है। आप कम टाइम में सीटेट में ऐसे ही पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप कल आपका पेपर है तो आप ये वीडियो आराम से जरूर देख के जाइए, और आपसे आशा करते हैं कि आप जितने क्वेश्चन अभी बनाने होंगे आपकी उसकी स्पीड पक्का बढ़ गई होगी इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। तो ये रहा है पेपर आपका, और आपने मिला लिया होगा, और जैसा होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मैथ्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।